यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम आज बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की एक यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो सबसे पहले इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में एक बार देख लीजिए आप वन बाय वन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको स्लाइड नंबर 6 पर मिलेगा। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कौन कौन से ऐसे कॉमन एक्यूट और क्रिटिकल डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस पैटर्न कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ऑर्गेनोग्राम ऑफ आईसीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टाइप ऑफ आईसीयू के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ आईसीयू के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें अपन जनरल डिपार्टमेंट्स के बारे में या डिपार्टमेंट्स के द्वारा उसको डिवाइड किया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आईसीयू मॉडल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज्ड इन आईसीयू एंड सीसीयू है। उसके बाद में अपन ड्रग्स यूज्ड इन सीसीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर डिस्कस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में टीम ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपना लास्ट पॉइंट आता है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्रिटिकल केयर नर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन शुरू कर रहे हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग। आप इस डायग्राम में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है। एक इमेज में आपको दिखाया गया है कि एक हॉस्पिटल का कोई आईसीयू डिपार्टमेंट है, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है जिसमें एक स्टाफ नर्स एक पेशेंट को डील कर रही है और उसकी कंडीशन वर्स्ट बुरी वाली कंडीशन है या बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं क्योंकि उस पेशेंट की कंडीशन कैसी है इस टाइम पे क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उस दौरान उसको जो केयर प्रोवाइड की जा रही है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन करते हैं अपन क्रिटिकल का कि क्रिटिकल का मतलब क्या चीज़ है। सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्रिटिकल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब में आप देखिए क्रूशियल, बहुत क्रूशियल चीज क्रिटिकल कहलाती है या फिर कि कोई ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाए, अचानक सी क्राइसिस वाली कंडीशन में या फिर इमरजेंसी वाली कंडीशन या फिर वो चीज बहुत ज्यादा सीरियस है या फिर ऐसी चीज जिसके अंदर अपन को इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो रही है तो वो इमीडिएट एक्शन के अंदर आएगा कि फटाफट उसके लिए अपन एक्शन ले, या फिर वो पेशेंट जो टोटल डिपेंडेंट हो चुका है। तो ये सारे उसके एक मतलब निकलते हैं क्रिटिकल के कि ये सारी चीजें एक क्रिटिकल को दर्शाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में कि वो क्या चीज है तो इसमें डिस्कस करेंगे द केयर ऑफ सीरियसली इल क्लाइंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंजुरी ऑफ इलनेस अंटिल डिस्चार्ज फ्रॉम इंटेंसिव केयर। कि अपन किसी सीरियस इल क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजुरी से या इलनेस से सफर कर रहा है और तब तक उसको प्रोवाइड करेंगे जब तक वो इंटेंसिव केयर से वहां से चला ना जाए। उसके बाद में पॉइंट है नेक्स्ट डील विथ ह्यूमन रेस्पॉन्सेस टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ट्रॉमा मेजर सर्जरी। कि अपन ह्यूमन रेस्पॉन्सेस के कुछ जो पॉइंट है जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम या किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ हो सकती है या उसको बहुत सीवियर ट्रॉमा हुआ है, मेजर सर्जरी हुई है, तो ऐसे रेस्पॉन्सेस के लिए अपन क्या करते हैं उसके साथ में डील करते हैं, उनको क्रिटिकल केयर नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर पॉइंट आता है क्रिटिकल केयर नर्स कि वो क्रिटिकल केयर नर्स कौन है जो ये सारी चीज को क्या कर रही है, डील कर रही है। तो केयर फॉर क्लाइंट्स हु आर वेरी इल, कौन है वो लेडी या वो नर्स कि वो जो केयर प्रोवाइड कर रही है, किसको कर रही है प्रोवाइड, जो बहुत ही ज्यादा इल पेशेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड डायरेक्ट 1-to-1 केयर। अब वो जो भी स्टाफ नर्स है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर रही है पेशेंट के ऊपर, एक एक के पास जाके या 1-to-1 केयर प्रोवाइड कर रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजंस,
वो स्टाफ नर्स या वो नर्स जो एक प्रकार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि उसकी लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए और कब उसकी डेथ हुई है उस चीज का डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एट हाई रिस्क ऑफ इंजुरी इलनेस फ्रॉम पॉसिबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। और वो जो क्लिनिकल नर्स जो हाई रिस्क लेती है पेशेंट को बचाने के लिए कि उसको किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन एक्सपोजर नहीं हो जाए। अब बात करते हैं अपन क्रिटिकल इल क्लाइंट कि यहाँ पर क्लाइंट कौन है क्रिटिकल इल। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में एट हाई रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि वो इंडिविजुअल जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन में है और लाइफ थ्रेटनिंग वाली उसकी साथ में प्रॉब्लम हो रही है। मोर इल कि बहुत ही ज्यादा बीमार है। रिक्वायर्ड मोर इंटेंसिव केयर एंड केयरफुल नर्सिंग केयर, और वो इंडिविजुअल जिसको बहुत ही ज्यादा केयरफुल नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट है तो उसको अपन क्रिटिकल इल क्लाइंट के नाम से जानेंगे। बात करते हैं अपन डेफिनेशन की कि क्रिटिकल केयर क्या चीज है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो क्रिटिकल केयर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एज द केयर ऑफ पेशेंट्स हु आर एक्सट्रीमली इल एंड हुज क्लिनिकल कंडीशन इज अनेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल। कि क्रिटिकल केयर क्या चीज है, ऐसी एक टर्म है जिससे अपन ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बीमार है या उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन की है, तो उसको जो केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो अपन इंक्लूड करेंगे क्रिटिकल केयर के अंदर। सेकंड है क्रिटिकल केयर यूनिट। अब क्रिटिकल केयर यूनिट क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज द यूनिट इन विच कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट विच इज डीम्ड टू रिकवरेबल स्टेज इज कैरिड आउट। यूनिट का मतलब है यहाँ पर कोई एक यूनिट या कोई कमरा या कोई हॉल जहां पर क्रिटिकल केयर प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई भी वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, जब तक वो उस चीज से रिकवर नहीं हुआ तब तक उसको वहीं पे ही रखेंगे और रिकवर होने के बाद वहां से उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो एक प्रकार की एक यूनिट होती है जहां पर अपन क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट को। नेक्स्ट है क्रिटिकली केयर नर्सिंग। बात कर रहे थे अपन क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में, या थोड़ा मीनिंग मिस्टेक हो गया था इसलिए मेरे को बैक जाना पड़ा, सॉरी। क्रिटिकल केयर नर्सिंग रेफर्स टू दोज कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर services which are rendered to patient with life threatening conditions and their families। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या चीज है कि ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव में अपन क्या इंक्लूड करते हैं कि पेशेंट की सभी प्रकार की केयर को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसके फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे उसके फूड से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें को इंक्लूड करेंगे। साथ साथ में उस पेशेंट की कुछ स्पेशलाइज्ड केयर है उसको, प्लस में उसकी इंडिविजुअलाइज्ड केयर है उसको, सभी को अपन क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को वहां से बचाया जा सके, और साथ साथ में उसकी फैमिली को भी ये सारी क्या करते हैं अपन नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं कॉमन एक्यूट और क्रिटिकल डिसऑर्डर कि कौन कौन से ऐसे एक्यूट और क्रिटिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्रिटिकल केयर नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है पेशेंट को। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन ब्रेन इंजरीज के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं सीवियर ट्रॉमा या पर बहुत सीवियर हेड इंजरी जिसके अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड है कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन कि कार्डियक जो सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, डिसरिथमियाज हो रहा है, वो चीज इसके अंदर अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल केयर की तो अपन इसके अंदर सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में उसका पल्मोनरी डिसफंक्शन है, पल्मोनरी डिसफंक्शन के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, पल्मोनरी
डिस्फंक्शन के अंदर उसके पेशेंट को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, प्लूरल इफ्यूजन उस पेशेंट को हो रहा है, चाइल्ड बर्थ के दौरान उस पेशेंट को कुछ क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट हो रही है, कॉम्प्लिकेशन किसी डिजीज कंडीशन की वजह से कुछ पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो उस दौरान पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो किसी प्रकार का पेशेंट को, सेप्सिस हो गया हो पेशेंट को, शॉक एंड ट्रॉमा के अंदर पेशेंट को क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज अगर किसी पेशेंट के अंदर है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन पेशेंट के अंदर है तो उस दौरान में पेशेंट को रिक्वायरमेंट है केयर की, मल्टी सिस्टम अल्ट्रेशन भी पेशेंट के लिए अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, मेजर सर्जरी हुई हो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस दौरान पेशेंट को क्या करते हैं अपन क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट को क्रिटिकल केयर नर्सिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स की। क्रिटिकल केयर यूनिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो वन बाय वन अपन देखेंगे। पहला पॉइंट है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। सबसे पहला अपना जो पॉइंट है नियोनेटल इंटेंसिव केयर में क्या आता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नियोनेट केस पेशेंट को रखते हैं। स्पेशल केयर नर्सरी के लिए अपन अलग से वार्ड बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें पीडियाट्रिक के जो भी बच्चे होंगे वो यहाँ पर अपन इसको रखेंगे। फिर है साइकेट्रिक इंटेंसिव यूनिट, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है, ल्यूनेटिक पेशेंट है, वो अपन साइकेट्रिक यूनिट के अंदर रखेंगे। फिर है कोरोनरी केयर यूनिट कि इस यूनिट के अंदर कोरोनरी डिजीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को उसको रखेंगे इसके अंदर। फिर है कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट कि वो डिपार्टमेंट या वो यूनिट जहां पर कार्डियक सर्जरी हुई है। कार्डियोवास्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट की ऐसी कोई प्रॉब्लम जहां पर कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई है। फिर मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो सीरियस कंडीशन के अंदर। फिर मेडिकल सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कि पेशेंट को मेडिकल प्लस सर्जिकल कंडीशन के अंदर यहाँ पर रखा गया है, उस यूनिट को अपन मेडिकल सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। और इसके बारे में देखिए न्यूरो ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट कि वहां पर पेशेंट को हेड इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है रिलेटेड टू हेड तो उस टाइप के पेशेंट को रखेंगे। फिर न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट की पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको अपन इस यूनिट में रखेंगे। बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट नाम इंडिकेट कर रहा है कि बर्न वाले पेशेंट को इसमें रखेंगे। फिर है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी वाले पेशेंट को रखा जाएगा। फिर ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट सिर्फ और सिर्फ जो एक्सीडेंटल वाले केस है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। फिर शॉक ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट, फिर है रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट और उसके बाद में है जियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर क्या आता है ओल्ड एज के पेशेंट को रखा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट है उसको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं इसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको अपन डिवाइड करके रखेंगे। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट में क्या चीज अपन देखेंगे कि प्रोवाइड मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन एंड शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन। Nurse patient ratio is 1:3 and the medical staff are not present in the unit all the time. लेवल 1 के अंदर क्या है कि पेशेंट को मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन वेंटिलेशन की उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। जहाँ शॉर्ट टर्म उसको वेंटिलेशन रख सकते हैं अपन। और पेशेंट का जो रेशियो है वो 1:3 होगा कि एक नर्स 3 पेशेंट को हैंडल करेगी और वहां पर जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर या प्रेजेंट होना, उसका कोई जरूरी नहीं है, स्टाफ नर्स भी उसको हैंडल कर सकती है। उसके बाद में आ रहा है लेवल 2। लेवल 2 में क्या आ रहा है कि पेशेंट को कंटिन्यू प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन करना है, मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखनी पेशेंट की, लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पर रखना पेशेंट को और वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हमेशा वहां पर रहेगा। और नर्स पेशेंट जो रेशियो है वो उसका 1:2 रहेगा कि एक नर्स 2 पेशेंट को हैंडल करेगी। और जूनियर मेडिकल स्टाफ इज अवेलेबल कि जो भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर होगा वहां पर हमेशा अवेलेबल रहेगा यूनिट के अंदर। और कंसल्टेंट मेडिकल स्टाफ इज अवेलेबल इफ नीडेड। कंसल्टेंट मेडिकल स्टाफ अगर जरूरत पड़े तो उसको वहां पर रहना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 के अंदर क्या होता है कि provide all type aspect of intensive care including invasive hemodynamic monitoring and dialysis। इसमें क्या करते हैं पेशेंट को ऑल जितने भी इंटेंसिव केयर की रिक्वायरमेंट होती है सारी प्रोवाइड करते हैं।
अगर इन्वेजिव प्रोसीजर किया जा रहा है, पेशेंट के साथ में हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, तो वो भी इसमें अपन सारा इंक्लूड करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट और नर्स का जो रिलेशनशिप है वो 1:1 होगा कि एक पेशेंट पर एक नर्स होगी। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि क्रिटिकल केयर पेशेंट है उसी को अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको अपन लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं कि 0 लेवल पर, 1 लेवल पर, 2 लेवल पर, 3 लेवल पर। तो देखते हैं लेवल 0 में क्या रखा गया है, नॉर्मल वार्ड केयर, कि वो पेशेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वार्ड केयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन लेवल 0 में रखते हैं। इसमें कोई हाई रिस्क नहीं होता है। लेवल 1 में क्या होता है कि एट रिस्क ऑफ डिटोरिएटिंग, सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट डिटोरिएशन हो सकता है, उसको टाइम पैलेस और पर्सन से डिटोरिएशन हो सकता है और यहाँ पर क्रिटिकल केयर टीम की उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। लेवल 2 में क्या होता है कि उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। सिंगल फेलिंग ऑर्गन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इस टाइप के पेशेंट के अंदर क्या होता है कि या तो पेशेंट को कोई भी एक सिंगल ऑर्गन फेल हो गया हो या उसका कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेवल 3 के अंदर क्या होता है कि एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट और बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर। इस टाइप के लेवल में क्या होता है कि वो पेशेंट जिसको एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है या बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है या फिर उसके ऑर्गन एक या एक से ज्यादा फेल हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट को लेवल 3 के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस पैटर्न, कि जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग केयर है उसके अंदर प्रैक्टिस पैटर्न है वो किस टाइप में डिवाइड किया गया है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहला पॉइंट है अपना ओपन, दूसरा है क्लोज, तीसरा है ट्रांजिशनल। 1 बाय 1 इसका अपन डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो पहला पॉइंट देखिए आप, ओपन यूनिट्स। ओपन यूनिट्स में क्या बता रहे हैं, एनी अटेंडिंग फिजिशियंस with hospital admitting privilege can be the physician of record and direct ICU care. All other physicians are consultant. ओपन यूनिट में क्या आता है कि वो यूनिट सबके लिए ओपन है, कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी अगर वहां के फिजिशियंस है वो वहां पर उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं और डायरेक्ट पेशेंट को आईसीयू केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितने भी जो ऑल अदर फिजिशियंस होंगे वो क्या होंगे, कंसल्टेंट होंगे। ये सारा किसमें इंक्लूड कर रहे हैं अपन, ओपन यूनिट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। क्लोज यूनिट का मतलब क्या है कि वहां पर आप क्लोज हो गया हो। एन इंटेंसिविस्ट इज द फिजिशियन ऑफ रिकॉर्ड फॉर आईसीयू पेशेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आईसीयू के डॉक्टर्स को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओनली फिजिशियंस आर कंसल्टेंट, और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिशियंस है वो ही कंसल्टेंट होंगे। ऑल ऑर्डर्स एंड प्रोसीजर्स कैरिड आउट बाय आईसीयू स्टाफ, और जो भी पेशेंट का कोई ऑर्डर है, कोई प्रोसीजर है, वो सारे क्या होता है आईसीयू स्टाफ के द्वारा ही दिए जाएंगे। इसके बाद में है ट्रांजिशनल यूनिट। ट्रांजिशनल यूनिट में क्या होता है, इंटेंसिव आर लोकली प्रेजेंट शेयर को मैनेज केयर बिटवीन आईसीयू स्टाफ एंड प्राइवेट फिजिशियन। आईसीयू स्टाफ इज फाइनल फॉर ऑर्डर। ट्रांजिशनल यूनिट के अंदर क्या हो रहा है कि पेशेंट आईसीयू का स्टाफ, डॉक्टर सभी और प्राइवेट फिजिशियन दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें जो फाइनल ऑर्डर होता है वो वहां के आईसीयू स्टाफ का ही होता है। ठीक है, ये था अपना प्रैक्टिस पैटर्न के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट आर द क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस पैटर्न, कि कौन कौन से क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस पैटर्न होते हैं। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी लास्ट स्लाइड के अंदर। ये ओपन होता है, क्लोज होता है, और ट्रांजिशनल होता है, और ऑल अबव होता है। तो तीनों पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑल अबव, जो आप स्लाइड नंबर 16 से ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑर्गेनोग्राम ऑफ आईसीयू। आईसीयू अगर अपन एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन को वहां का आईसीयू का एचओडी मिलता है जो एक एनेस्थेटिक होता है। तो एचओडी कौन है यहाँ पे, इसका एनेस्थेसिया होगा। उसके बाद में वहां का जो आईसीयू का जो डायरेक्टर होगा वो भी एनेस्थेसिया से ही रिलेटेड होगा, एनेस्थेसिया ही होगा। उसके बाद में इसको अपन 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं कि इसके अंडर में 5 स्टाफ कौन से हैं जो काम करते हैं। पहला है 24 फिजिशियंस, 24 आवर्स फिजिशियन वहां आईसीयू के अंदर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में है एएनएस, उसके अंदर अंडरग्राउंड में आता है नर्सिंग स्टाफ 24 आवर्स, और उसके बाद में उसके सपोर्टिंग स्टाफ।
उसके बाद में आता है टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ के अंदर रेस्पिरेटरी स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, आईसीयू टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन को अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में आता है रिसेप्शनिस्ट और उसके अंडर में काम करता है सेफ्टी ऑफिसर। फिर एक पॉइंट और बचा है, इसमें आता है बायोमेडिकल इंजीनियर, उसके अंदर आता है बायोमेडिकल टेक्नीशियन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनोग्राम ऑफ आईसीयू। अब बात करते हैं अपन आईसीयू का, टाइप ऑफ आईसीयू। अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन बेस के ऊपर देखेंगे कि आईसीयू को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, सेकंड है ऑर्गन सिस्टम, तीसरा है सेंट्रली और चौथा है क्लिनिकल सिंड्रोम। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब इसमें देखिए उसका थोड़ा डिटेल से है कि ट्रेडिशनल स्पेशलिटीज है उसके अंदर अपन कौन से टाइप को आईसीयू को इंक्लूड करेंगे कि वो पेशेंट जिसके अंदर सर्जिकल एंड जी ये हमारा बाय ट्रेडिशनल स्पेशलिटीज के अंदर अपन देखते हैं कि सर्जिकल और मेडिकल और पीडियाट्रिक पेशेंट को इंक्लूड किया जाता है। मतलब सर्जिकल आईसीयू होगा, मेडिकल आईसीयू होगा, पीडियाट्रिक आईसीयू होगा। अगर अपन ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन के अकॉर्डिंग आईसीयू डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें कार्डियक डिपार्टमेंट कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड, न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड, रीनल सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद में क्लिनिकल सिंड्रोम्स के बारे में अगर अपन देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आईसीयू को डिवाइड किया गया है बर्न, ट्रॉमा और स्ट्रोक। अगर अपन पेशेंट के क्लाइंटली देखेंगे तो पेशेंट नियोनेटल, पीडियाट्रिक और गायनिक के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसी आधार पर अपन क्या करते हैं, आईसीयू को भी डिवाइड करते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए आप, व्हाट आर द 4 वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन आईसीयू। अपन ने बेसिकली लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था 4 टाइप से, ट्रेडिशनल, ऑर्गन, क्लिनिक और क्लाइंटल। तो इसके अंदर जो 5th पॉइंट है ऑल अबाउ, इसका आंसर होगा, जो आप स्लाइड नंबर 20 पर रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप ऑफ आईसीयू कि अगर डिपार्टमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन आईसीयू को डिवाइड करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के अपन आईसीयू देखते हैं, एक आईसीयू जनरल, एक होता है स्पेशलाइज्ड। जनरल के अंदर क्या होता है कि जो जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है उसको अपन मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखेंगे, या फिर ऐसा कोई जनरल सर्जरी हुई है उसको अपन सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि दोनों को कॉमन करके रखते हैं, मेडिकल और सर्जिकल दोनों कंडीशन वाले पेशेंट को एक साथ रखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मेडिकल सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये जो तीनों टाइप दिए हैं ये अपन जनरल आईसीयू के अंदर काउंट करते हैं। अगर आप कोई पेशेंट कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आया है तो उसको अपन स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर रखेंगे, स्पेशल डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन ने डिवाइड करा है कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, कि इस केयर यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन नियोनेटल पेशेंट को रखेंगे। फिर है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इस टाइप के केयर यूनिट के अंदर अपन पीडियाट्रिक पेशेंट को रखते हैं। फिर है कोरोनरी केयर यूनिट, इस टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी डिजीज से रिलेटेड जो पेशेंट होगा उसको रखेंगे। उसके बाद में है कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट, कि जो कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो सर्जरी हुई है उसको अपन कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे। उसके बाद में अगर कोई पेशेंट को न्यूरो सर्जरी हुई है तो उसको न्यूरो सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे। अगर कोई पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट है तो उसको अपन ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखेंगे। फिर अपन बात करते हैं पेशेंट को अगर आईसीयू में एडमिट करा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के मॉडल केयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने आईसीयू मॉडल केयर बनाया है, उसमें अपन उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है उसका फुल टाइम इंटेंसिविस्ट मॉडल, कि यहाँ पर पेशेंट को क्या कर रहे हैं अपन, जो भी केयर प्रोवाइड की जा रही है वो डायरेक्टली इंटेंसिविस्ट के द्वारा या उसके जो डॉक्टर्स है उसके द्वारा फुल केयर प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड है कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट मॉडल्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, इन इंटेंसिविस्ट कंसल्ट फॉर अनदर फिजिशियंस टू कोऑर्डिनेट एंड असिस्ट इन क्रिटिकल केयर बट डज नॉट हैव प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ केयर। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि ये जो कंसल्टेंट है वो किसी अदर फिजिशियन से कंसल्ट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है पेशेंट को क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए।
फिर आता है मल्टी कंसल्टेंट मॉडल्स। इस प्रकार के मॉडल केयर के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मल्टी जो कंसल्टेंट या फिजिशियंस होते हैं वो इसकी पेशेंट की केयर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद में आता है सिंगल फिजिशियंस मॉडल। इसके अंदर प्राइमरी फिजिशियंस प्रोवाइड ऑल आईसीयू केयर। जो इसका जो प्राइमरी फिजिशियंस होगा वो सभी प्रकार की पेशेंट को आईसीयू केयर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स है जो अपन आईसीयू और सीसीयू के अंदर यूज करते हैं, वो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले इसके आईसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर अपन को इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मशीन्स, क्रैश कार्ट, डायलिसिस मशीन्स, एनेस्थेसिया मशीन्स, बेडसाइड पल्स ऑक्सीमीटर, सिरिंज पंप, कलर डॉपलर मशीन्स, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप, एबीजी, डीवीटी पंप, सक्शन मशीन्स, सेंटर मॉनिटर, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, पोर्टेबल एक्सरे, नेबुलाइजर मशीन्स, ब्लड ग्लूकोमीटर, लैरिंजोस्कोप, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर। ये सारे स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स है जो अपन सीसीयू और आईसीयू के अंदर मेनली यूज करते हैं। उसके बाद में आती है कि ऐसी कौन कौन सी स्पेसिफिक ड्रग्स है जो अपन सीसीयू के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में देखिए कि एड्रेनलिन, एट्रोपिन, जाइलोकार्ड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट, दिस ऑल आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। उसके बाद में कुछ अदर ड्रग्स है, अदर इमरजेंसी ड्रग्स है जिसको अपन मिडाजोलम के नाम से मेडिसिन आती है। उसके बाद में ड्रग्स यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को हो रहा है सीसीयू में, सीसीयू क्रिटिकल केयर कंडीशन में, तो उसमें कौन सी मेडिसिन अपन प्रोवाइड करेंगे? पेशेंट को एपिनेफ्रिन प्रोवाइड करेंगे, वैसोप्रेशर प्रोवाइड करेंगे, एंटी एरिथमिक जिसके अंदर अपन एम्यूडेरोन, लिडोकेन मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अदर ड्रग्स के अंदर अपन उसको एट्रोपिन और कैल्शियम उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में अपन कुछ ऐसी ड्रग्स है जो सीसीयू और आईसीयू के अंदर यूज करते हैं, जैसे ओपोइड्स के अंदर अपन यूज करते हैं मॉर्फिन, फेंटानिल, पिथिडीन, नेलोक्सोन। उसके बाद में बेंजोडाइजापीन्स में कुछ मेडिसिन आती है स्पेसिफिक, डाइजापाम, मेडाजोलम, लोराजेपाम। उसके बाद में कुछ सेडेटिव्स ड्रग्स है जैसे कि प्रोपोफॉल। ये सारी ड्रग्स है वो अपन सीसीयू और आईसीयू में अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करते हैं। इसके बाद में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ड्रग्स डज नॉट इंक्लूड ओपोइड्स। अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था मॉर्फिन, फेंटानिल, पिथिडीन और प्रोपोफॉल आपने देखा था कि ये सेडेटिव ड्रग्स है, ये ओपोइड्स के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है, जो आप स्लाइड नंबर 24 पे देख सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर अपन को इंक्लूड किए जाना चाहिए। सबसे पहला है एंटिसिपेशन। The first principle in critical care is anticipation. One has to recognize the high-risk patient, anticipate the requirements, complications, and be prepared to meet any unit properly organized in all necessary equipments and apply smooth. इस प्रकार के प्रिंसिपल्स में क्या करते हैं अपन, सभी प्रकार जो वहां का क्रिटिकल केयर नर्सिंग का जो स्टाफ होता है वो सबसे पहले क्या होता है, हर चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करके रखता है कि किसी प्रकार कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, उस चीज को पहले से रेडी करके रखता है। और किसी प्रकार की इमरजेंसी अगर पेशेंट के साथ आ सकती है तो उस चीज के लिए सबसे पहले क्या होते हैं, वो अपने आप को वहां से तैयार करके रखते हैं। और साथ साथ में जो उस यूनिट के अंदर जिस चीज की भी जरूरत होती है, चाहे कोई इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हो या कुछ सप्लाई हो, वो उसको क्या करके रखते हैं, पहले से ही रेडी करके रखते हैं ताकि वो यूनिट स्मूथली क्या कर सके, वहां से चल सके। उसके बाद में उसका पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। इसमें क्या आता है कि पेशेंट prognosis of the patient depends on the early detection of variation, prompt and appropriate action to prevent. इसमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट को जितना जल्दी हो सके जो उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है उसको जितना जल्दी हो सके उसको फटाफट उसको डिटेक्ट करें, उसको एक्चुअल कंडीशन का जो एक्शन है वो फटाफट उसको दिया जाना चाहिए ताकि उसको बचाया जा
सके। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस में क्या आता है कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं आईसीयू डिपार्टमेंट में या क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो एक दूसरे के कोलैबोरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में टुगेदरनेस वाली कंडीशन होना चाहिए कि जब भी उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़े एक दूसरे का उसको सब कोलैबोरेट करते हुए, सहयोग करते हुए उनका काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशंस। आपको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंट्रा प्रोफेशनल, इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द स्मूथ रनिंग ऑफ यूनिट। अगर आपको वार्ड के अंदर या अपने हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को अगर बहुत ही स्मूथली चलाना है तो आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और पेशेंट को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट अपना जो मेन प्रिंसिपल अगर अपन काउंट करके चले तो वो अपन बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि आईसीयू डिपार्टमेंट में क्या होता है कि पेशेंट की क्रिटिकल केयर होती है, पेशेंट वैसे ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल केयर होता है, और उसको सिर्फ उससे अपन को क्या करना होता है, इन्फेक्शन से बचाना होता है। तो सबसे जो इंपोर्टेंट जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है वो वहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट को हो सकता है, तो उसको अपन किसी भी हालत में क्या करना पड़ता है, उसको प्रिवेंट करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। पार्टनरशिप्स आर फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग क्राइसिस, बॉन्ड बिटवीन नर्सेस, पेशेंट्स, फैमिलीज आर स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर नर्सिंग में क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, कोई क्राइसिस इंटरवेंशन आ जाए, तो इन चीज को अपन कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट के बीच में स्टाफ नर्स के बीच में अगर अच्छा बाउंस होगा, स्टाफ और पेशेंट के बीच में अच्छा बाउंस होगा, पेशेंट्स और उसके फैमिली के बीच में, नर्स और फैमिली के बीच में अगर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो ऐसी अगर कोई भी क्राइसिस आता है या कोई इसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें कि क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर टीम मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले फिजिशियंस उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद में क्रिटिकल केयर नर्सेस इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, उसके अंदर उसमें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, फार्मासिस्ट उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, फिजिकल थेरेपिस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, डाइटिशियन उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ट्रॉमा कोऑर्डिनेटर उसमें इंक्लूड किया जाएगा, सोशल वर्कर उसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्लिनिकल एजुकेटर, वार्ड क्लर्क और मैनेजर। ये सारे क्या है कि एक मिलकर एक टीम का निर्माण करते हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर रहती है। इसके बाद में है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स। क्रिटिकल केयर नर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? सबसे पहला है उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कि लगातार उसका पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, या उसके पेशेंट के किसी प्रकार के कोई वाइटल्स के अंदर चेंजेस आ रहा है तो उसका रेगुलर क्या करना है, उसको मॉनिटर करके रखना है। कीप रेडी इमरजेंसी ट्रॉली और क्रैश कार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, क्रिटिकल केयर नर्स की, कि वो अपनी इमरजेंसी ट्रॉली को या क्रैश कार्ट को हमेशा रेडी रखे, उसमें जो जरूरत की जो मेडिसिन है उसको वो वहां पर फुलफिल करके रखे, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। एफिशिएंट इंडिविजुअलाइज्ड केयर, कि इस क्रिटिकल केयर नर्स के अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि वो किसी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर सके। काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन टू फैमिली, और इसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट की काउंसलिंग कर सके और फैमिली के काउंसलिंग कर सके, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो फैमिली तक उसको आराम से उसको प्रोवाइड कर सके। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो प्रोसीजर या पॉलिसीज जिस पेशेंट को प्रोवाइड करनी है या उस हॉस्पिटल की क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या प्रोसीजर उस वार्ड के अंदर होते हैं, वो सारा का उनको क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है स्टाफ नर्सेस की, वो आती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कि उसने क्या पॉलिसीज, क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या काम किया है, उन सभी के बारे में उसको क्या होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए और सारा रिकॉर्ड उसका मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, कि कौन से इन्फेक्शन प्रिंसिपल है जिससे अपन उसको कंट्रोल करके रखना है और जिससे अपन पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन से, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। कीप अपडेट विथ एडवांस इंफॉर्मेशन, और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ नर्स की, वहां की क्रिटिकल केयर नर्स की, कि जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन है वार्ड से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, पेशेंट की केयर से रिलेटेड, वो सारी जो भी एडवांस इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा उसको पास होना चाहिए, उसको वो कीप अपडेट रहना चाहिए डे बाय डे, या अर्ली उसके पास कंप्लीट होना चाहिए।
Thank you. So this is all about critical care nursings. आज का टॉपिक अपना यहीं पे खत्म होता है. वीडियो के अंत में, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल केयर नर्सिंग. यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. धन्यवाद.